जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है हाँ, पहले कि टिपिकली लोगों का इंटरेस्ट थीम्स और सेक्टर्स में तब पड़ता है जब वो बहुत हॉट होते हैं एंड उनके लिए फिर उसके आउटकम्स अच्छे नहीं होते। हम्म, मतलब 5 साल पहले, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कोई डिफेंस थीम में इन्वेस्ट नहीं करता। एक ये भी बात है कि कुछ कुछ आई वुड से दैट एक फंड एक राइट साइज भी होना चाहिए, बिकॉज सी आप लार्ज कैप खरीद तो सकते हो और बेच भी सकते हो, लेकिन स्मॉल कैप खरीदना और बेचना एट अ पर्टिकुलर साइज कैन बिकम डिफिकल्ट। कुछ फंड्स की ये भी मजबूरी हो सकती है। अगर आप निफ्टी के पिछले 10 साल के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स निकल के देखो, एंड अगर आप देखो आप उसको ग्रोथ और वैल्यू के हिसाब से अगर क्लासिफाई करो, आपको नजर आएगा कि काफी सब सारे ग्रोथ स्टॉक्स ही हैं। ठीक है, हमारा काम एक ही है कि ग्रोथ के चक्कर में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। सो प्रोसेस में हमने ये रखा है कि ग्रोथ चेस करो, लेकिन क्वालिटी ग्रोथ चेस करो। लुक फॉर कैश फ्लोज, लुक फॉर आरओईज, लुक फॉर डेट इक्विटी। देयर इज सम डिसिप्लिन कि अगर समझिए कुछ कोई कंपनी है जो कैश फ्लो नहीं जनरेट कर रही, अट्रैक्टिवली होगा उसका वैल्यूएशन, बट कैश फ्लो नहीं जनरेट करी, विल लेट इट पास। उनको एक ऐसे टाइम पे आप खरीदो और नर्चर करो पोर्टफोलियो में जब उनकी वैल्यूएशन काफी कम है या जहां पे वो इग्नोर्ड है। For example, pharma sector, pharma healthcare sector was fairly ignored. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे साथ वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर असित भंडारकर, हु इज अ सीनियर फंड मैनेजर इक्विटी एट जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड। He has more than 20 years of experience in equity research and fund management. His last assignment was as fund manager with Lotus India Asset Management Company Private Limited. Prior to that, for more than 2 years, he was with SBI Funds Management Private Limited as a junior fund manager. He started his career on the broking side as an equity analyst and has worked with firms like Jet Age Securities and Sushil Finance Consultants for almost 2 years. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund की बात। मेरा नाम नम्रता अरोरा है and thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ we have someone we've interviewed in the past and we've got some amazing answers from him before. तो आज हमारे साथ है Mr. Asit Bhandarkar, who is the fund manager with JM Financial Mutual Fund. Asit, thank you so much, for coming back on our show and giving us your time. We are truly very excited to have you on the show. So thank you so much for coming in. Yeah, no, it's my pleasure to be frank. Thank you so much. Asit, अभी जो है हम थीम बेस्ड पॉडकास्ट कर रहे हैं वेयर हम एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर सारे सवाल पूछते हैं। तो आज का जो हमारा थीम है दैट्स अराउंड फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो ऑफ कोर्स पहले हम आपसे इकोनॉमी से रिलेटेड थोड़े सवाल पूछेंगे एंड वील हैव a lot of our questions which are around flexi cap funds. So let me get started with the current market scenario. आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो अगर कुछ भी ग्लोबली कुछ स्पिलओवर्स हो रहे हैं फिर भी वी आर वेल प्लेस्ड। लेकिन ऑफ कोर्स एज इन्वेस्टर्स हमें लगता है कि इतना वॉलेटिलिटी चल रहा है तो क्या होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आप हमें ये बताइए असद कि आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे जो शायद अभी हेजिटेट कर रहे हैं, अभी डर रहे हैं इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, या ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपनी एसआईपीज को रोकना चाहते हैं। तो इन अ सिनेरियो लाइक दिस आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे? नम्रता, टिपिकली जो होता है कि इन वोलेटिलिटी शॉर्ट टर्म लुक्स वेरी फियरफुल कि कल सुबह क्या होगा, परसों क्या होगा, एक साल के बाद क्या होगा, एक महीने के बाद क्या होगा। बट अगर ब्रॉड पिक्चर आप देखेंगे एंड इसमें समटाइम्स वी शुड टेक बेनिफिट ऑफ द हिस्ट्री। हम अगर पीछे देखते हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ, पिछले 20 साल में क्या हुआ, पिछले 5 साल में क्या हुआ, कोविड के टाइम क्या हुआ, 2008 के बाद किसने उस टाइम पे किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसका आउटकम क्या है। सो आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा कि इवन इन टफर टाइम्स पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट, मतलब मार्केट में आपको बने रहना और आपके पोजीशन को सॉलिडिफाई करना आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। वैसे मैं ये कहूंगा कि थोड़ा डर जरूरी था। पिछले साल काफी यूफोरिया था। मैं मतलब
नेगेटिव वे में नहीं कहूँगा, लेकिन फंड मैनेजर ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को हो गया था मार्केट में. वैल्यूएशंस काफ़ी हाई थी. ऑल्दो मैक्रो स्टोरी ऑफ इंडिया इज एक्सीलेंट, डेमोग्राफिक्स जो हैं वो हैं. इंडिया अपीयर्स टू बी मतलब एक सोल ग्रोथ इंजन फॉर द वर्ल्ड. In fact, from a manufacturing perspective also, India is emerging as a destination which global companies can't ignore. Our policies, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, टैक्सेशन है, बिजनेस फ्रेंडलीनेस है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है, या फिर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये सारे जो पॉलिसीज है, दे हैव सेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म कि यहाँ से आगे अगले 5 साल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी. नम्रता, आपने देखा होगा कि पूरे पिछले 15-20 साल में सर्विसेज सेक्टर ने बहुत अच्छा किया, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज कंटिन्यूसली डी ग्रोन. क्योंकि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, बट पूरे ग्लोब में ये हुआ था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज गेटिंग कंसोलिडेटेड इन वन कंट्री. कोविड के बाद एक रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लोगों की थॉट प्रोसेस बनी है कि ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एफिशिएंसी सब कुछ है, बट एक ही जगह पे सारा आपका कंसंट्रेशन होना एक बहुत बड़ा रिस्क है. So people are, from a risk management perspective, looking at countries like ours. It is our opportunity to take with our young population, which is available to work. क्योंकि काफी developed countries में जहाँ बहुत पैसा है, जहाँ पे they have skill sets, they have corporates who can invest, but they don't have people. At the end of the day, manufacturing में लोगों की जरूरत है. So my point is that हाँ, डर है, स्वाभाविक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी में डर लगता है, बिल्कुल. बट अगर आप थोड़ा बिग पिक्चर लोगे, थोड़े पास से लेसन्स लोगे, तो आपको ये दिखेगा कि जिन्होंने वोलेटाइल पीरियड को झेला है और जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट उस पीरियड में की है, उनके इन्वेस्टमेंट आउटकम्स काफी बेटर होते हैं एज यू प्रोसीड. ओके ओके, सो दैट मीन्स हम अपने इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं कि अभी जो है आपको अपनी एसआईपीज को नहीं रोकना चाहिए. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी दैट यू शुड मेक यूज ऑफ. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, आप देखिए, लॉजिकली सोचिए, आप अगर पिछले साल एसआईपी कर रहे थे, हर महीने आपको हायर एनएवी मिल रही थी. मतलब आपको स्टॉक्स महंगे मिल रहे थे, आप ओके थे उस चीज से. इस मार्केट में जब आपको स्टॉक शायद सस्ते मिल रहे हैं या फिर सेम प्राइस पे मिल रहे हैं, यू आर एबल टू गेट अ बेटर एवरेज. तो एसआईपी का लॉजिक ही है कि आप लैडरिंग का बेनिफिट ले आइदर वेज. सो गिरते हुए मार्केट में जब मार्केट में सेल लगी है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायद मार्केट करेक्शन पूरा हो गया या फिर टाइम करेक्शन लंबा नहीं चलेगा या फिर कल से मार्केट ऊपर जाएगा, वी डोंट नो दैट. Irrespective, not to participate in the market via SIP, defeats the whole purpose and logic of doing an SIP itself, right? वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. Okay, okay. So just as a continuation to this question, recent stock market correction हमने देखा है, and that's obviously FIIs बेच रहे हैं, मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक हैं, all these reasons जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को ऑफ कोर्स कंसर्न है, बिकॉज दे आर नॉट श्योर हाउ द इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग टू ग्रो. लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक और चीज जो हम देखते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं, वो ये देखते हैं कि हमें कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो अगर मुझे एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, एंड आई नो आपने अपने प्रीवियस जवाब में वी स्पोक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर्स, बट जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल कि एज एन इन्वेस्टर ऐसा कोई सेक्टर है जिसमें अभी के लिए मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, सो विच इज मोर लाइक अ शॉर्ट टर्म बेट, एंड लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ. सो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, दोनों के पर्सपेक्टिव से आप हमें बताइए. शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली इज मोर इम्पैक्टेड बाय द करंट मार्केट सिनेरियो. नम्रता, सी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दीज आर शॉर्ट टर्म कॉल्स. अगर आप हमारा फंड भी देखेंगे कि हम लोग किसी महीने एक सेक्टर में ओवरवेट हो जाते हैं, किसी दूसरे महीने दूसरे सेक्टर पे ओवर हो जाते हैं. सो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ब्रॉड सेंस ये बन रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में आउटलुक इज बिकमिंग बेटर. दैट सेड, टिपिकली जो हमने देखा है, इन अ करेक्टिव फेज, sectors with defensive characteristics tend to do better than sectors which are not so defensive, right? अगर आप देखेंगे हमारे पोर्टफोलियो में हमने शायद हेल्थ केयर काफी बढ़ाया होगा,
थोड़ा कंज्यूमर बढ़ाया है. We have reduced industrials capex, because they tend to be little volatile. But that said, Okay. valuation is everything. When suppose a stock Yep. or a sector falls by 10, 15, 20, 25%, that view changes automatically. So which is why, Namrata, I think the bigger point is, should investors focus on sectors and be very dynamic, and do they have enough information? Are they so well advised? That's the question they have to Sure. ask before they embark on sectoral positioning or buying into thematic funds. जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है हाँ. पहले, कि टिपिकली लोगों का इंटरेस्ट थीम्स और सेक्टर्स में तब पड़ता है जब वो बहुत हॉट होते हैं, एंड उनके लिए फिर उसके आउटकम्स अच्छे नहीं होते. हम्म. मतलब 5 साल पहले, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कोई डिफेंस थीम में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन पिछले साल लोगों को डिफेंस थीम में बहुत Okay. इंटरेस्ट, राइट? सो आउटकम्स आर विजिबल, राइट? जब लोगों का इंटरेस्ट आता है, रिटर्न्स नहीं आते. सो माय पॉइंट इज, वी शुड बी लिटिल केयरफुल. Yeah. हमेशा से इन्वेस्टर को ये फोकस करना चाहिए कि सेक्टोरल आउटलुक रखना ठीक है, बट क्या आर यू वेल एडवाइज्ड? इफ यू आर नॉट, डाइवर्सिफाइड अप्रोच रखिए, ठीक है? आपका शायद फायदा या नुकसान कम ही होगा. इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में आपके बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे आपको. Sure. Okay. So now that you're talking about the diversified theme, I think let's come to our theme for the day, which is flexi cap funds. हम सब जानते हैं कि अगर हम diversified equity funds की बात करते हैं, based on, I won't say a very recent, but a recent SEBI demarcation, we have multi cap funds and flexi cap funds. Multi cap funds में of course एक वो रहता है कि large, mid, small में 25 होना चाहिए. Flexi cap में the fund manager takes, the calls की large cap, mid cap, small cap stocks में कितना allocation होना चाहिए. So I said, based on this understanding, आपके हिसाब से जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, वो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए कितना जरूरी है? अगर हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स की ही बात करें, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स हाउ इम्पोर्टेंट आर दे? एंड ऑल्सो डिस्पाइट बीइंग फ्लेक्सी कैप फंड्स, राइट? हम बोलते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स आर वेरी डाइवर्सिफाइड, फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स का ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ होता है, राइट? तो ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है, एंड ऑफ कोर्स हाउ इम्पोर्टेंट आर फ्लेक्सी कैप फंड्स? सी एक्चुअली फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत सिंपल सोच है. सोच ये है कि इन्वेस्टर को नहीं पता उसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप करना चाहिए या किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए. फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट होता है. फंड मैनेजर के पास एक टीम होती है जो डेटा ड्रिवन होती है, और डेटा के बेसिस पे वो इन्वेस्ट करते हैं. एंड इसके वजह से एक फंड जो इन्वेस्टर को हमेशा मार्केट में राइट पोजिशनड रहता है. कि मतलब समझो लार्ज कैप चलना है तो लार्ज कैप की तरफ है. समझिए अगर हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा करने वाला तो हेल्थ केयर सेक्टर में ओवरवेट है. उस टाइप की पोजिशनिंग रखने वाला मैंडेट है. जहाँ एक्चुअली अगर आप देखेंगे, फंड मैनेजर को फुल फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अगर समझिए ऐसा हो गया कि कल को अगर सिर्फ स्मॉल कैप चलने वाले हैं और लार्ज कैप नहीं चलने वाले, कैन द फंड बी 100% स्मॉल कैप? इट कैन बी. मतलब मैंडेट रोकता नहीं. बट आपका जो दूसरा सवाल था वो ये है कि काफी फंड्स लार्ज कैप की तरफ टिल्टेड हैं. सो पॉइंट इज ऑलवेज सोच सिंपल है. इस मैंडेट को ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना फॉर अ फंड मैनेजर वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाई? बिकॉज एक आपका बेंचमार्क होता है, ठीक है? काफी फंड हाउसेस बेंचमार्क, अगर आप देखेंगे बेंचमार्क, द वे इट स्ट्रक्चर्ड, बेंचमार्क इज BSE 500, एंड अगर आप बेंचमार्क के गहराई में जाएंगे, उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट लार्ज कैप होता है. So typically, there is a tendency of the fund manager to, look at benchmark far more closely, because outperformance आपको benchmark की तरफ से देना होता है. So it's natural. So मैं अगर आपको अगर आप ये पूछ रहे हो कि large cap क्यों ज्यादा होता है, benchmark में large cap ज्यादा है, तो there is a tendency to be large cap. For us, जो हम लोग कर रहे हैं is a little different. What is different is we are more data driven. Okay, we have built a database where we are tracking lot of sectors, how the relative
अर्निंग कैसे चल रही है, या फिर कैप्स। फॉर एग्जांपल अगर लार्ज कैप की अर्निंग कैसे आ रही है, वैल्यूएशन कैसी है, मिड कैप की अर्निंग कैसे आ रही है, वैल्यूएशन कैसी है, स्मॉल कैप की वैल्यूएशन कैसी है, ठीक है। इस बेसिस पे हम लोग हमारा व्यू पॉइंट बनाते हैं एंड पोजिशनिंग करते हैं पोर्टफोलियो का, ठीक है। और एक ये भी बात है कि कुछ कुछ आई वुड से दैट एक फंड एक राइट साइज भी होना चाहिए, बिकॉज सी आप लार्ज कैप खरीद तो सकते हो और बेच भी सकते हो, लेकिन स्मॉल कैप खरीदना और बेचना एट अ पर्टिकुलर साइज कैन बिकम डिफिकल्ट। कुछ फंड्स की ये भी मजबूरी हो सकती है, ठीक है। हमारी ये मजबूरी नहीं है, सो वी आर यूजिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी एट आवर साइज वेरी वेरी वेल। एंड अगर आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में, आपने ये ऐसा भी टाइम देखा होगा कि जहाँ पे 90% हमारे पास लार्ज कैप थे, ऐसा भी टाइम देखा होगा कि जहाँ हमारे पास 35% लार्ज कैप थे, ऐसा भी टाइम देखा होगा जहां स्मॉल कैप वर्चुअली जीरो थे, और ऐसा भी टाइम देखा होगा जहां स्मॉल कैप करीब करीब 40% के करीब थे। सो ये डायनामिक प्रोसेस हमने बिल्ड किया हुआ है, हम लोग डेटा ड्रिवन है, हम लोग ढूंढते हैं, हम लोग जस्टिफाई करते हैं, एंड इट इज वर्क वेरी वेल फॉर अस। इट्स अ मैटर ऑफ बिल्डिंग एन एक्सपर्टीज एज टू हाउ टू run a mandate, and I would think that we have done that very very well as a team. And ये मतलब आई थिंक दैट ब्रॉडली एक्सप्लेन्स। एंड इफ यू अगर आप सेक्टर के हिसाब से भी देखेंगे, अब अगर आप सेक्टर देखें, जैसे आईटी सेक्टर है फॉर एग्जांपल, अगर हमारे फंड में आप पिछले 5 साल में देखेंगे, आप ऐसा टाइम देखेंगे जब वर्चुअली जीरो आईटी सेक्टर था, या 2-3% आईटी सेक्टर था। ऐसा भी टाइम देखेंगे जब 12-13% आईटी सेक्टर था। तो ये किस बेसिस पे होता है? तो ये हम लोग अर्निंग्स, नंबर्स, डेटा ट्रैक करते हैं, उसके बेसिस पे वैल्यूएशन के बेसिस पे हम लोग अपना कंफर्ट बना के ये पोजीशन करते हैं। सो आइडियली वी आर रनिंग अ फ्लेक्सी कैप लाइक अ ट्रू टू लेवल फ्लेक्सी कैप। इंडस्ट्री, यस, योर पॉइंट इज राइट, एंड मैंने आपको बताया कुछ लोगों का माइंडसेट होगा, कुछ मजबूरी होगी, बट दैट्स वेयर इट इज। Okay. So I have one or two follow-up questions on this, but firstly, let's understand कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे अपने पोर्टफोलियो में, लेट्स से मेरे टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 70% इक्विटीज डालना है, तो 100 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट करूँ, मुझे 70 रुपए इक्विटी फंड्स में डालना है, तो उसमें फ्लेक्सी कैप का एलोकेशन कितना होना चाहिए? लेट्स पुट दिस थिंग कि आई एम अ 30-year-old, मेरे ज्यादा फाइनेंशियल गोल्स लेट्स से लॉन्ग टर्म है, तो मेरा फ्लेक्सी कैप में एलोकेशन आइडियली कितना होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? सी फ्लेक्सी आई कैप, नो इसका कोई फिक्स जवाब नहीं होता है, नहीं, बट जस्ट एज अ गाइडलाइन। आई नो नम्रता, आई थिंक सी ये तो वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का मामला है, बिकॉज हर एक पर्सन का नीड अलग हो सकता है। आपका जो सवाल था कि 30-year-old, इम्प्लिसिट एक्सपेक्टेशन है कि 30-year-old कैन टेक मोर रिस्क, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि 30-year-old हैज टू बाय अ हाउस, सो ही कैन नॉट टेक मोर रिस्क, राइट। सो अलग अलग सिनेरियोस हैं ब्रॉडली, बट सी फ्लेक्सी कैप किसके लिए है? फ्लेक्सी कैप उसके लिए है जिसके पास ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। वो एक फंड खरीदना चाहता है जो मार्केट के साथ उसको बेस्ट आउटकम दे सकता है, ठीक है, जो मार्केट के उतार चढ़ाव को बेटर मैनेज करेगा। सो फ्लेक्सी कैप वो एक ऐसा फंड है। कितना होना चाहिए? एक्चुअली पूरा ही फ्लेक्सी कैप हो सकता है, ठीक है, अनलेस इफ यू आर वेरी वेल एडवाइज। जैसे आपको अगर रिस्क ज्यादा लेना है, ऑब्वियसली स्मॉल कैप कैटेगरी टेंड्स टू गिव हायर रिटर्न ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप ही के एग्जाम्पल में, अगर कोई 30-year-old है, वो अगले 20 साल के लिए एसआईपी करना चाहता है, आई थिंक पिछले 20 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो स्मॉल कैप वुड हैव गिवन फार बेटर रिटर्न, राइट, दैट इज ऑब्वियस। बट अगर अगर आप उसमें अगर स्लाइस एंड डाइस करेंगे कि 15-20 साल में किसी ने 5-5 साल के पीरियड बनाए, तो आपको दिखेगा कि वो 5 साल के पीरियड में कुछ पीरियड में स्मॉल कैप ने काफी खराब रिटर्न दिया, ठीक है। सो फ्लेक्सी कैप ऑन द अदर हैंड आपको एक स्मूथ राइड देगा अक्रॉस टाइम फ्रेम्स। सो फ्लेक्सी कैप डज दैट। सो अगर आपको एलोकेशन ऐसा चाहिए जो आपको ट्रू टू द मार्केट ऑल द टाइम चाहिए, जहां पे आपको रिस्क ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, आउट परफॉर्मेंस ज्यादा नहीं चाहिए, तो दैट रिस्क गेट्स कवर्ड बाय द फ्लेक्सी कैप, अ वेल मैनेज्ड ट्रू टू लेवल फ्लेक्सी कैप फंड or the category in itself. And I think people are realizing the importance of this category itself, and आप देख सकते हो कि किस तरीके से बहुत फ्लोज आ रहे हैं इस कैटेगरी की ओर, लोगों का विश्वास इस कैटेगरी की ओर बढ़ रहा है। एंड बिकॉज इस फंड के पीछे एक बहुत सिंपल सोच है कि अगर मुझे बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक है, मुझे एक सिंपल प्रोडक्ट चाहिए जो इक्विटी का रिटर्न अच्छी तरह से कैप्चर करे, ओके, एंड उसके वॉलेटिलिटी को एट रेगुलर इंटरवल्स ठीक से मैनेज करे, आई थिंक दिस फंड फिट्स दैट कैटेगरी।
ओके, या आई मीन आई डू बिलीव कि जिनको शायद थोड़ा कम रिस्क लेना है पोर्टफोलियो में, जो आपका मोर स्टेबल फंड्स होते हैं, दैट वुड प्रॉब्ली बिलोंग टू अ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, एंड आप स्मॉल कैप रखेंगे जस्ट टू बेटर योर रिटर्न्स ऑब्वियसली, लेकिन उसमें एज यू राइटली सेड रिस्क इज स्लाइटली हायर, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 20 साल के लिए कर रहे हैं तो स्मॉल कैप्स डेफिनेटली हैव द पोटेंशियल टू गिव बेटर Number see, रिटर्न्स. look at it this way. ऐसा होता है ना नम्रता. ओके, Just I mean, I'll just add to what you said कि आपने अगर लार्ज कैप में क्या है, लार्ज कैप में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है इन्वेस्टर को, क्योंकि यार स्मॉल कैप चल गया, ठीक है. लार्ज कैप कैटेगरी में या आउट परफॉर्म भी करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है. फिर आपने अगर स्मॉल कैप खरीद लिया, समझो ब्रॉडर या मार्केट में अच्छी करेक्शन आई, लिक्विडिटी डज मैटर इन स्मॉल कैप, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि अरे यार या स्मॉल कैप या मैंने खरीद लिया, क्या कर दिया, ठीक है. फ्लेक्सी कैप फंड में ये आप कवर्ड हो. So mentally, you are in a better place with a flexi cap fund. Is my point. Sure. Okay. Okay. All right. So, Asit, actually, मैं आपसे, I want to ask you about the JM Flexi Cap Fund. आपने already हमें काफी समझा दिया है, but I just want to know कि आप exactly आपका stock picking strategy क्या रहता है? Because I do believe, like you rightly said, this is one of those funds in the market जो true to the label Flexi Cap है. I think it's one of those few funds जिसमें mid cap, small cap का allocation a lot of times ज्यादा रहता है compared to large caps. So, आपने ये भी बोला था असद कि आप डायनामिकली काफी मैनेज करते हैं, राइट? बट डोंट यू थिंक कि अगर बहुत ज्यादा भी एक फंड डायनामिक हो जाता है तो वो भी उतना अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज देन यू आर चेंजिंग द पोर्टफोलियो मोर ऑफन देन द अदर्स. तो गिव अस अ पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि आपका टर्नओवर रेशियो क्या रहता है इन जनरल इन द जेएम फ्लेक्सी कैप फंड. Because is it a lot, or do you think how often do you change the portfolio? And of course, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए कि आप अपने स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं फंड के लिए. बिल्कुल नम्रता. I think I must compliment you. It's a blunt and very good question. Okay, लोगों के मन में होता है, लोग पूछते नहीं है इतना, ठीक है. I'll tell you very frankly. As a fund manager, we don't come to office saying that आज हम लोग 20-50 ट्रेड करके जाएंगे, Yeah, yeah, ठीक है. There is a logic why we will put a trade in the fund. yeah, And we are very clear that as a fund house we are data driven. yeah, Okay. And I'll tell you the bigger the overarching theme for a fund house is that we are a growth fund yeah, house. ठीक है. सो हमारा क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि किस सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ है, okay, ठीक है. किस सेगमेंट में वैल्यूएशन जो हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है. वी ट्रैक अ रेशियो कॉल्ड पीईजी रेशियो. ऑन दैट बेसिस वेयर the growth and the valuation parameters are attractive, ठीक है. उस बेसिस पे चर्न होता है, ठीक है. सो यू आर राइट. अगर आज के दिन में अगर हम हमारा टर्नओवर रेशियो देखेंगे, आपको थोड़ा हायर साइड पे दिखेगा. मे बी इट्स 140. आई हैव नॉट चेक्ड रिसेंटली, आपके पास नंबर होंगे, बट वर्सेस द इंडस्ट्री इट मे बी लिटिल हायर. बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है. देयर विल बी पीरियड्स इन द मार्केट, एंड अगर आप फंड की हिस्ट्री में जाएंगे इन द पास्ट से 2017, 18, 19, you will see that there have been periods when the fund turnover has been much lower. Because at that time the index and the fund stock performance was very narrow. See, आपको ये देखना चाहिए कि पिछले 3 साल में market performance has been very broad based. Lot of stocks and lot of sectors have done well. yeah, There are times when market performance will be very very narrow. शायद एक ही सेक्टर अच्छा करेगा, ठीक है. शायद कुछ ही मैंने ऐसे भी टाइम देखे हैं पिछले 10 साल में जहां पे निफ्टी में शायद 5 स्टॉक्स ने रिटर्न दिया है 50 में से, बाकी स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया. एंड आपको उन्हीं स्टॉक्स में बैठना पड़ेगा टू मेक दैट एडिशनल रिटर्न, राइट. सो एट दोस पीरियड्स आवर टर्नओवर विल बी लेस. सो पॉइंट इज दैट वी आर डायनामिक. Okay, but we are dynamic on basis of some data that we are tracking. We are growth biased, so we will, yes, of course, chase growth. And उसका भी लॉजिक है कि हमने ये देखा है अमृता जी कि in India growth stocks have always delivered better than pure value stocks. क्यों? क्योंकि आज के दिन में अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको बाकी ग्लोब से सुपीरियर ग्रोथ इस कंट्री में मिल रही है बिकॉज ऑफ द जीडीपी ग्रोथ डायनामिक्स दैट आर देयर राइट नाउ इन दिस कंट्री, राइट. सो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई अगर आप देखेंगे स्टॉक्स की, द डिमांड फॉर ग्रोथ स्टॉक्स इज हायर एंड हेंस द आउटकम्स आर मच हायर. अगर एंड दिस इज विजिबल. अगर आप निफ्टी के पिछले 10 साल के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स निकल के देखो, एंड अगर आप देखो आप उसको ग्रोथ और वैल्यू के हिसाब से अगर क्लासीफाई करो, आपको नजर आएगा कि काफी सब सारे ग्रोथ स्टॉक्स ही,
ठीक है, हमारा काम एक ही है कि ग्रोथ के चक्कर में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, because the worst performing stocks of Nifty may also have growth Yeah. stocks, right? And that could be because of lack of discipline on the balance sheet side, insufficient cash flows. These Sure. are the reasons. So जो हमारा प्रोसेस है, जो ब्रॉडली जो हमारे फ्लेक्सी कैप में, सिर्फ फ्लेक्सी कैप के लिए नहीं, पूरा फंड हाउस के लिए जो प्रोसेस है वो ये है, हाउ डू वी कैप्चर ग्रोथ? ओके, वी डोंट माइंड पेइंग Okay. हायर फॉर ग्रोथ। ऐसा नहीं कि हम लोग सस्ती वैल्यूएशन की कंपनी खरीदेंगे, हम लोग महंगे स्टॉक्स भी खरीदेंगे प्रोवाइडेड उनकी ग्रोथ मोमेंटम अच्छी रहेगी। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देखूं और निफ्टी में देखूं कि यार मे बी टाइटन इज वन ऑफ द ग्रोथ लीडर्स, ओके, परफॉर्मेंस इन स्टॉक प्राइस एज वेल एज ग्रोथ। क्या ये स्टॉक कभी आपको सस्ता मिला है? कभी भी नहीं मिला। But so the point is, we try and capture such companies where the valuation may be high but is justified by the growth. Yeah. At the same time, how do we avoid accidents? कि कैसे हम लोग ऐसे कंपनी से दूर रहें जो ग्रोथ के चक्कर में बैंक लोन अपने बैलेंस शीट में बढ़ा देते हैं, डेट इक्विटी खराब हो जाती है, या फिर कैश फ्लोस डिटेरियोरेट हो जाते हैं, कस्टमर से पेमेंट टाइम पे नहीं आते, लोन बढ़ जाता है, इंटरेस्ट कॉस्ट की ट्रैप में फंस जाते हैं एंड आउटकम्स खराब हो जाते हैं। हमने ऐसे भी कंपनीज देखी। सो प्रोसेस में हमने ये रखा है कि ग्रोथ चेस करो, लेकिन क्वालिटी ग्रोथ चेस करो, लुक फॉर कैश फ्लोज, लुक फॉर आरओईज, लुक फॉर डेट इक्विटी। देयर इज सम डिसिप्लिन कि अगर समझिए कुछ कोई कंपनी है जो कैश फ्लो नहीं जनरेट कर रही, अट्रैक्टिवली होगा उसका वैल्यूएशन, बट कैश फ्लो नहीं जनरेट करी, विल लेट इट पास। So this kind of discipline we have to put while chasing growth, and that is what we makes that this is the data on the basis of which the flexicap turnover is also determined, and the mix of stocks between caps is also determined. Okay. 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 Since हम फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, we are just going to delve a little deeper into this, okay? तो अगर मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे एक फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करना है अपने लिए, शुड आई लुक एट अ फंड साइज देखना चाहिए मुझे? क्या मेरे लिए फंड साइज जरूरी है? एंड एट द सेम टाइम जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है, क्या वो देखना चाहिए मुझे? एंड डू यू थिंक जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है वो मेरे रिटर्न्स को इम्पैक्ट करेगा इन द लॉन्ग टर्म? So, we've spoken about these aspects, right? आपने पोर्टफोलियो टर्नओवर के बारे में बताया, बट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या वो रिटर्न्स को इम्पैक्ट करता है, एंड क्या मुझे फंड साइज देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए while I'm selecting a flexi cap fund? Good question, Namrata. I'll tell you very frankly कि investor is concerned about returns. उसको साइज से कोई लेना देना नहीं। Yeah. आपको ये देखना चाहिए कि अगर रिटर्न नहीं आ रहा है, इज द साइज द रीजन फॉर दैट, या रिटर्न आ रहा है तो इज द साइज द रीजन फॉर दैट। आई मीन बोथ दीज थिंग्स, राइट? यू हैव टू सी टर्नओवर। आई थिंक यस, अगर आप बहुत ज्यादा टर्नओवर है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका जो टर्नओवर है इज नॉट इफेक्टिव, राइट? सो यस, इट विल ऐड टू कॉस्ट. So yes, in the long term, ineffective turnover will lead to higher cost, जिससे आपके returns पे फर्क पड़ेगा. But if turnover is generating sufficient alpha, then it is not a, I would think it's not a concern at all. Because see, Namrata, what we have to understand is GDP is going through a very important, the whole country is going through a very big shift. Yeah. We were a low income economy going to a middle income economy. A lot of things change, and if all goes well in next 20-25 years, we have the opportunity to go from middle income to a higher income economy, right? So consumption patterns will change, things will change, the way we live will change, a lot of things will change. So a static outlook, may not help. So just to put it in perspective, the rate of change in last 25 years was much lesser than what it will be in the next 5 years. Okay. Right? Just to put it in perspective, say some of the consumer stocks were growth stocks in this country for 25 years. Right? But perhaps a quick delivery company or a QSR company will end that growth journey in maybe 10 years. And maybe some solar or some electric vehicle company will also do that in much lesser, right? So a toothpaste business took 50 years to build in this country,
okay, but some of the other businesses may take lesser time. So the rate of change is much Yeah. more. So the indices will change much faster. Market caps may move much faster. So a dynamic approach is important. So turnover come hona may or may not be a virtue. But yes, at the end of the day, turnover should add to returns. Long answer, but I had to make my point. फेयर ओके आई थिंक हमने टर्नओवर के ऊपर बहुत डिस्कस कर लिया नाउ लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं दे आर द सेकंड मोस्ट सॉट आफ्टर कैटेगरी आफ्टर सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड्स हम देखते हैं कि सेक्टरल फंड थीमेटिक फंड्स जो हैं काफी फेवरेट हैं हमारे इन्वेस्टर्स के उसके बाद आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स अब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम दो एस्पेक्ट्स देखते हैं एक हम देखते हैं रिटर्न्स एक हम देखते हैं रिस्क रिटर्न्स वी हैव डिस्कस्ड लेकिन sectoral funds are such a risky category of funds, still people love it, right? फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप बताइए आसिफ रिस्क है या नहीं है और रिस्क है तो क्या रिस्क है इन फ्लेक्सी कैप फंड्स आई मीन आई थिंक रिटर्न समझ लिया तो अब रिस्क को भी समझना जरूरी है आई थिंक सी अगर मैं इसको रिलेट करूं वर्सेस सेक्टर फंड रिस्क बहुत कम है क्योंकि दिस फंड विल बी डायनेमिक ठीक है अगर सेक्टर आउट ऑफ फ्लेवर है तो आप 100% उस सेक्टर में डिपेंडेंट नहीं हो आप जीरो हो सकते हो उस सेक्टर में इस फ्लेक्सी कैप फंड what is the risk risk is just this that fund is not managed efficiently but that risk is there with any fund okay I would think that among the category of funds that exist other than the large cap funds which will be more stable less volatile other than them, FlexiCap would stand number two, in terms of lower risk profile. Although all equity funds are high risk funds, but among them they would be, lower risk funds. Sectoral and thematic funds, will have their own challenges. For example, I think banking funds would have done very well for a decade or so, but say today a banking and financial services fund in the last 3, 4, 5 years might have not done as well at all, right? So the challenges are there. IT sector funds, in the earliest cycle in the IT boom, went through a boom bust, and uske baad they did phenomenally well, and past few years they may not be doing so well, right? So there are challenges. We discussed about the consumption and the FMCG sector, how a high growth sector probably may not be so high growth now, and we are seeing challenges where even single digit growth is not coming through. So I think broadly for an investor who does not understand these dynamics, passive investment into a thematic fund is much more risky than any dynamically managed fund. And to that extent, as I said, and again, that was my opinion. Yeah, after the large cap funds, I think flexi cap funds stand superior, risk reward for the investor. Okay. So, my perspective on flexi cap fund is that fund manager plays a very important role because ये बहुत ही dynamically managed fund है. तो मेरा जो fund manager है has to be really good at managing the money, right? Because मेरा पूरा dependency उनकी calls के ऊपर रहता है. So do you think fund manager का profile, history, returns ये सब देखना चाहिए before selecting a flexi cap fund? Namrata, I think. I mean, what is your take on it? I know आप manage करते हैं, but. नहीं, Namrata, that is true for any fund, no? Okay. That is really true for any fund actually, because any fund can be well managed or poorly managed. I think, see, it's very, I would say it would be, it would be improper to say that one person delivers everything. Generally, each fund has a large team. It's a team. We are now a process-driven industry. I think that the regulations जो अभी हैं जैसे evolve हुए हैं over last 15 years, there is a lot of process, checks and balance built in. Okay, and at certain times somebody's process does really well. At certain times somebody else's process may do really well. Some people may adapt to different times, right? That's fine. But that said, yes. The fund manager, the fund house capabilities do matter for any fund.
It would be very flattering to say Okay. it just matters for the FlexiCap fund. But if you think so, we will take that compliment because we are doing quite well. Yes. Okay. Wonderful. Okay, so Asit, हम आपने अपने in the I think 2 questions back जब हम discuss कर रहे थे about your stock picking strategy, आपने बोला था as a fund house you follow growth as the investment style. So I just want to know कि अगर हम growth और value styles को compare करें, um, I understand you probably have a bias towards growth style of investing, लेकिन I just want to understand कि किसी भी fund में क्या ग्रोथ या वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग मेक्स अ डिफरेंस एंड स्पेसिफिकली फ्लेक्सी कैप फंड के पर्सपेक्टिव से भी बताइए कि ग्रोथ स्टाइल वर्सेस वैल्यू स्टाइल आपका व्हाट इज योर टेक ऑन इट. Sure. Namrata, this is a good question that you raised because see, we are a growth biased fund house, but we also run a value fund. मैं ही उसका फंड मैनेजर हूँ, ठीक है. सो आपका सवाल ये होना चाहिए कि ग्रोथ बायस्ड फंड हाउस वैल्यू फंड कैसे चला रहा यस यस. है, right? See, value does not mean, so there are two ways to look at it. One is we say कि सबसे lowest P है वो value है, ठीक है. एक ये होता है कि आज का कोई ग्रोथ सेक्टर है, उसमें समझिए कुछ एक्सीडेंट्स हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, ठीक है. जैसे इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट, राइट, but because of COVID we had hit brakes and market fell quite dramatically. So there is value which emerges at a particular price, करेक्ट. ठीक है. So आज के दिन में for example, although with financialization, with people becoming richer, financial sector may do really well, right, but financial sector stocks may not have performed. So it's a growth sector with medium term growth possibilities, but currently available at valuations which are cheaper for various reasons. It could be कि उस सेक्टर में काफी लोग ओवरवेट थे, फिलहाल कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है. सो our value philosophy tries to look at such sectors which are growth sectors जो इन द मीडियम टर्म समझिए अगले 3 साल में काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. उनको एक ऐसे टाइम पे आप खरीदो और नर्चर करो पोर्टफोलियो में जब उनकी वैल्यूएशन काफी कम है या जहां पे वो इग्नोर्ड है. For example, pharma sector, pharma healthcare sector was fairly ignored कुछ टाइम पहले, एंड हमने इस फंड में एक अच्छा पोजीशन बनाया था क्योंकि व्हाट वी रियलाइज्ड इज दैट अदर देन फार्मा इस कंट्री में पोस्ट कोविड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है. वी आर सीइंग न्यू हॉस्पिटल चेन्स कमिंग, वी आर सीइंग ह्यूज डायग्नोस्टिक चेन्स कमिंग. नॉट जस्ट दैट, ग्लोबली जो अपन ये जो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना +1 और इस चीज की बात हो रही है, वी आर ऑल्सो सीइंग दैट इन R&D, that people want to take advantage of Indian expertise in chemistry, biology, etc., Indian scientist pool to send work to our country. So all in all that is looking very good. But क्या था इस सेक्टर में पोस्ट कोविड एक वैल्यूएशन बहुत हाई हो गए थे, उसके बाद नंबर नहीं आए क्योंकि कोविड में जो जो दवाइयां बम्पर बिकी, उसके बाद वो एक हाई बेस में काफी खराब रिजल्ट लग रहे थे, and the sector had corrected. But this fund sort of built a position last year and it is benefiting right now. So the difference between a flexi cap and a value fund is a patient investor. Value fund will not try to time it. It will go and sit in sectors and stocks where the value is deep and on a 3-year basis returns are fantastic. Whereas the flexi cap would like to board the train when it is leaving the station. Okay. But then logically, can we say कि जब स्टॉक मार्केट गिर रही होती है, करेक्शन फेज चल रहा होता है, तब वैल्यूएशन पे अच्छी वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक्स मिल सकते हैं. सो डू यू थिंक कि ये सही टाइम होता है when the markets are falling for us to be looking at investing in value funds like the fund that you are managing, because फिर इसमें potential to generate returns in the 3-4 year period becomes high? Namrata, what I always advise is that typically, it's a good fund where you can do a medium-term SIP, as the markets correct, because you are absolutely right. In euphoric market, 6-8 महीने पहले, valuations are so high that it was difficult to look for value,
right? Yeah. So we had to resort to certain sectors like this, and within expensive sectors, look for some cheaper stocks. Maybe, in all sectors, we can move up the quality curve at a lower valuation. That opportunity exists in a market correction. And Yeah. what we have seen typically is a value fund, when the market rebounds after a correction, then uh, a value fund outcome can be a little better than all other funds. That's possible. But, Yeah. that said, I will also say that value fund is a patient strategy, whereas, in the world that we are living in now, dynamic strategies are, doing much better, Yeah. because a lot of things happen in the world. Nobody, knew the Middle East crisis. Nobody knew Ukraine will be attacked one day. These are dynamic things, and when I'm looking at value, we are looking at the stock, we are looking at the sector, we are looking at the value there, but the broader macro can change and everything can change overnight, right? But yes, to answer your question, for patient investors over the longer term, value theme has been a very interesting theme. That said, for most investors are not patient. People want good returns, granular returns all the time, outperformance all the time. Sure. Maybe a flexi does that a little better. Okay. Okay. So now, I think हमने हमारे थीम के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछ लिए. Now let me ask you one or two general questions, right? तो असित, आप I think बहुत सालों से, maybe more than 1 or 2 decades से you've been probably an investor and आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं. तो आप हमें ये बताइए कि अगर आप मुझे 5 थंब रूल्स देंगे, ठीक है, फॉर एन इन्वेस्टर, कि अगर आप ये 5 थंब रूल्स फॉलो करेंगे तो यू विल क्रिएट वेल्थ फॉर योरसेल्फ, राइट? बेसिक वेल्थ क्रिएशन के लिए आप हमारे इन्वेस्टर्स को 5 थंब रूल्स क्या देना चाहेंगे? I will not stick to five, okay, ओके. but I will tell you one thing. One is, always put that money that you do not need in the capital markets. ओके. Alpha will be generated, but it will not be generated the day you want. Okay? There's no doubt that 10 years is a good time, perhaps where people have made good money, but it will not be the day you choose. So, of course, the money that you need to buy a house, a car, or, pay school fees, college fees, please, I think, that in the near term shouldn't be there. Of course, I mean, you're doing a 20-year financial plan, it doesn't matter, ओके. right? Second, don't focus on the short term. Look at the longer term and use past data for that. Right? ओके. Third, just because you're looking at long term, don't ignore tracking your investments closely. ओके. I think it is very important because आपका पैसा है, and there are times when things may not be going right with your investment for various reasons. Sure. One way to say is, yes, I'll put the blame on the fund manager, but at the end of the day, money is yours. Yeah. So, like, we dynamically manage our portfolio. Now, see, on platforms like yours, ample data is available, Sure. right? There, the social media, of course, I mean, a lot of data, a lot of content out there may be very spurious, but if you use social media for data, if you use internet and portals for data, the data is out there. You can self-educate yourself. It's your money. You need to do that. Of Okay. course, you can take advice, but I think these three things, should be the cornerstone for any investor, right? Over the long term, have reasonable expectations. Make sure that you don't expect equity market to be a gambling den. It is not. It will give you superior inflation adjusted returns. अगर आपका इन्फ्लेशन 5% है तो इक्विटी मार्केट में गिव यू 10%. That's the expectation with which you should get, so that you will not be disappointed, right? Okay. Be dynamic in monitoring your processes also. That's, I think, one additional thing that I had added. I Okay. think that's enough. Okay. All right. Just any thumb rule around portfolio, asset allocation, कि मतलब हमें across different asset classes कैसे हम अपने portfolio को allocate कर सकते हैं? Any thumb rule that you have, or
Any advice तो around सी it? जो सी टिपिकल थंब रूल होता है ना नम्रता, वो लोग कहते हैं कि 100 माइनस योर एज शुड Hmm. बी योर इक्विटी, एलो, बट सी हर एक, एज अर्लियर डिस्कस्ड, हर एक आदमी का नीड अलग होता Sure. है, राइट? We are now looking at millennials and Gen Z, right? So we are seeing situation where that guy doesn't have to buy a house. Hmm. His requirement would be very different from Very somebody different. 20 years back, Yeah. right? Yeah. We are seeing 60-year-old people who are very secure, who had a good career, their ability to take risk is more than a 30-year-old sometimes Hmm. from a different financial background. Yeah. So my point is that this is very curated. I think it is not out of place Okay. to take advice on this. There are very good financial experts out there who can make a financial plan for you. You can take their advice. It may not be out of place to have a longer term financial plan in place before you make your allocations. Okay. All right. So Asif, just last one or two questions. पहले आप ये बताइए कि आपके खुद के इन्वेस्टमेंट जर्नी में ऐसी क्या लर्निंग्स रही हैं जिसको आपको लगा है कि ऐसी क्या गलतियां रही हैं जो आपको लगा होगा कि अगर नहीं करते तो शायद यू वुड हैव बीन मच बेटर ऑफ एज फ्रॉम अ वेल्थ जर्नी पॉइंट ऑफ व्यू. कोई गलतियां, कोई लर्निंग्स? Yeah, sure. बहुत गलतियां हैं. सी जो कहते हैं ना कि अच्छा सर्जन वही होता है जिसने बहुत पेशेंट्स को टेबल पे शायद शहीद किया होता है. बट वेरी फ्रैंकली, आई मीन, विदाउट बीइंग very frivolous about it. See, market is a place where there is feedback every day. We have daily Yeah. NAV. Every day I am being told whether I am right or wrong. Okay, but there are some core beliefs, right? See, when I discussed what is the philosophy with which we manage the fund, which is growth biased, what we buy, what we avoid, having a discipline is very important. And I think the issue is this, जैसे आपने कहा कि आपके मिस्टेक्स क्या होती है कि जब बुल मार्केट होता है, यू कीप चेजिंग एंड यू कीप डाइल्यूटिंग योर स्टैंडर्ड्स टू मीट रिटर्न एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है? अगर आपका पिछले साल रिटर्न 50% आया है तो इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट करता है अगले साल भी आप 50 दोगे, ठीक है? जबकि जीडीपी ग्रोथ 7% है, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन 10-12% है, बट उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अभी अगले साल भी आप 50% दोगे. आप भी उस एक्सपेक्टेशन में बह जाते हो, ठीक है? सो हाउ डू यू कीप a disciplined approach and avoid these mistakes has to be built in your process. And I think if you ask me what is the difference between Asit Bhandarkar of 20 years back or 15 years back versus today, I think the discipline part, where we are okay to not make money, okay, for a while, is the change that I would think is there. And of course, some of the learnings have been by the knowledge of others, which comes through books, and Yeah. everything. But of course, some of them are learned hard lessons learned through experience. ओके. सो जस्ट वन लास्ट थिंग आसिफ, आप अपनी लर्निंग को एनहांस करने के लिए क्या बुक्स पढ़ते हैं, क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं? सो व्हाट इज योर रेगुलर लर्निंग प्रोसेस जो शायद अगर हमारे इन्वेस्टर्स भी फॉलो करें तो दे वुड बिकम बेटर इन्वेस्टर्स? तो एनी बुक रिकमेंडेशंस या anything that you follow in your learning journey? See, Namrata, actually, books become boring for most investors. Yeah. Right. And as I said, a lot of things are dynamic. The books that we started with, The Intelligent Investor or such books, uh, they are good. But, how do you make any sense of crypto out of it? Yeah. Or how do you make, any sense of the options market? See, at the end of the day, people are making money or losing money and these are very large markets, so commodity markets and all Yeah. that, right? So my point is that there are more books, more you read, it will only make you wiser. Mistakes of others and success of others will be imbibed into your behavior.
but just I think there's a smarter way also now. I think internet has really opened up a lot of things. Like for example, अगर आपको किसी आईवी लीग कॉलेज के प्रोफेसर का फाइनेंशियल मार्केट्स क्लास अटेंड करना है, इट्स समटाइम्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट, Yeah. right? So I am personally finding that videos also, which are a great learning tool these days, Yeah. and maybe sometimes they are faster. And I am seeing and I am learning from my child, that it's you can absorb data far quickly. Newer generation sort of absorbs data far quickly through video Yeah. rather than through text, right? So maybe Yeah. there's some learning for all of us there. But for the current context, I think there's a book called Fooled by Randomness by Nassim Taleb. That I think is a lovely book for the current time, because when investor expectations are too high and they expect the skies to remain blue all the time, and maybe it's sometime good to be skeptical. And this book will sort of train you to be skeptical about a lot of things, and question a lot of things that you take for granted are good. Sure. Yeah. Okay. वंडरफुल असद, आई थिंक बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, एंड आई एम श्योर कि एटलीस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स को लेके हमारे इन्वेस्टर्स ने बहुत कुछ आज देखा होगा, सीखा होगा आपसे. एंड ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर ऑल योर वंडरफुल आंसर्स. आई डू होप हम आपको वापस लेके आए इन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू. Thank you, Namrata. It's always a pleasure. This time too. Thanks. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Asit. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. आज हमारे इस एपिसोड का थीम था फ्लेक्सी कैप फंड्स. सो लेट्स क्विकली समराइज जो भी हमने मिस्टर आसित के साथ डिस्कस किया. तो सबसे पहले हमने मिस्टर आसित से पूछा कि अभी हम स्टॉक मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट क्राइसिस, FIIs सेलिंग, या फिर वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स, और इसकी वजह से ऑफ कोर्स जो काफी इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े कंसर्न हैं. तो वी आस्क्ड मिस्टर आसित ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो मिस्टर आसित सेज कि अगर हम एक ब्रॉड सेंस में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एज अ सेक्टर कुड डू वेल, बट ही आल्सो सेज कि जब मार्केट एक करेक्टिव फेस में होता है तब आप डिफेंसिव सेक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं, लाइक्स ऑफ हेल्थ केयर. फिर हमने मिस्टर आसित से पूछा कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उनका ज्यादा फोकस लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ क्यों रहता है. तो मिस्टर आसित सेज कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो अपने बेंचमार्क को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, और बेंचमार्क इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स लार्ज कैप स्टॉक्स, एंड दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं उनमें भी आप लार्ज कैप का एलोकेशन ज्यादा देखते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू पिकिंग द राइट फ्लेक्सी कैप फंड फॉर एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो, मिस्टर आसित सेज कि जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होते हैं जिनको अपने पोर्टफोलियो में मॉडरेट रिस्क लेना है. तो बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड्स आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं. ही आल्सो सेज कि जो ट्रू टू लेबल फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं दे हेल्प एन इन्वेस्टर गेट द राइट एलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स. फिर हमने मिस्टर आसित से पूछा कि एक फ्लेक्सी कैप फंड का साइज या AUM डज इट मैटर व्हाइल सेलेक्टिंग अ फ्लेक्सी कैप फंड. तो मिस्टर आसित सेज कि रिटर्न ज्यादा जरूरी है एंड नॉट नेसेसरली द साइज. तो अगर एक फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यू कैन कंसिडर दैट फंड. ही आल्सो सेज कि अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा है तब भी आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज द फंड इज परफॉर्मिंग वेल. फिर हमने मिस्टर आसित से रिस्क के बारे में पूछा एंड वी आस्क्ड हिम अबाउट द रिस्क इन फ्लेक्सी कैप फंड्स. तो मिस्टर आसित सेज कि अगर हम रिस्क की बात करें तो जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो थोड़े कम रिस्की होते हैं कंपेयर टू अ सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स. लेकिन वही अगर हम लार्ज कैप फंड्स के साथ कंपेयर करें तो फ्लेक्सी कैप फंड्स जो है लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं. हाउएवर जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं वो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं. फिर हमने मिस्टर आसित के साथ थोड़ा वैल्यू फंड्स के बारे में डिस्कस किया एंड मिस्टर आसित सेज कि आइडियली एक इन्वेस्टर वैल्यू फंड्स को तब कंसिडर कर सकता है जब मार्केट्स नीचे आ रही होती हैं, क्योंकि वैल्यू फंड्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू पिक क्वालिटी स्टॉक्स एट लोअर प्राइसेस जब मार्केट नीचे आ रही होती है. ही आल्सो सेज कि जो वैल्यू फंड्स होते हैं ये आइडियली पेशेंट इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म होता है. फिर हमने मिस्टर आसित से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड मिस्टर आसित सेज कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो वो आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. ही सेज दैट यू शुड रेगुलरली ट्रैक योर पोर्टफोलियो और अपने इन्वेस्टमेंट से यू शुड हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस जैसे कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स फ्रॉम इक्विटी फंड्स. ही आल्सो सेज कि आपको जो है पेशेंट होना चाहिए और
डिसिप्लिन होना चाहिए एंड डोंट नेसेसरीली चेज रिटर्न्स. So that was about it in this particular episode. I do hope you guys had some amazing learnings. I hope कि आपको FlexiCap funds के बारे में और अच्छे से जानकारी मिली होगी. Thank you so much for watching again. Please do follow us. Please do like this video, share this with all your friends, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.